ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीपीसी के अंतर्गत यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत डिक्री क्या होती है, और इसके साथ ही साथ हम समझेंगे जो जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहली बात, सीपीसी में जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 है उसमें डिक्री को डिफाइन किया गया है, और जो डेफिनेशन वहां पे बताई गई है उसमें ये कहा गया है कि डिक्री एक फॉर्मल एडजुडिकेशन है जो न्यायालय किसी मामले में पक्षकारों के जो राइट्स हैं या ड्यूटीज हैं उनके संदर्भ में करता है। एडजुडिकेशन मतलब न्याय निर्णय और फॉर्मल मतलब औपचारिक। एक औपचारिक न्याय निर्णय है जो कोई कोर्ट करेगा, और कोर्ट कब करेगा? जब वो किसी मामले में जो पक्षकार है, पक्षकार जनरली सिविल मामलों में जो पक्षकार होते हैं वो एक तो प्लेंटिफ होता है, वादी जो प्लेंट को प्रस्तुत करता है, और दूसरा जो उसको जवाब देता है यानी डब्ल्यूएस फाइल करता है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, वो होता है डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट या जो प्लेंटिफ के मध्य किसी राइट या ड्यूटी को लेकर, लायबिलिटी को लेकर के जो विवाद है, उस विवाद में जब न्यायालय कोई औपचारिक अभिव्यक्ति देता है, औपचारिक रूप से उस मामले को तय करता है, तो उसको हम डिक्री बोलते हैं। जनरली जो जजमेंट है और ऑर्डर है और डिक्री है, इसमें लेकर के बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसमें बेसिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिक्री होती क्या है। तो जब डिक्री की ओरिजिनल डेफिनेशन पे जाएंगे तो वहां पर क्या लिखा है, पढ़ो भाई कोई। सेक्शन 2 क्या कह रहा है? फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ, पढ़ो रजनीश पढ़ो, क्या है? Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the decision of the claimant and the determination of any question within section 144. But छोड़ दो बस। पहली चीज तो जो डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन में क्या क्या बातें आई हैं उसको नोट डाउन करते हैं। पहली चीज उसमें जो बात आई है वो बात आई है किसकी? एडजुडिकेशन की। एडजुडिकेशन का मतलब क्या? न्याय निर्णयन। अब न्याय निर्णयन क्या है? इसमें दो टर्म है, एक तो न्याय भी है और दूसरा निर्णय भी है, ठीक है। और जब जजमेंट को हम पढ़ते हैं तो जजमेंट की जो हिंदी शब्द होता है वो क्या होता है? निर्णय होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो डिक्री है उसका संबंध तो निर्णय से है, और किस प्रकार से है कि डिक्री में निर्णय तो अपने आप से समाहित है, सम्मिलित है, ठीक है। डिक्री में निर्णय अपने आप से सम्मिलित है, यानी जो जजमेंट है वो पार्ट है किसका? डिक्री, ठीक। अब डिक्री में क्या है? एक विशेष बात है, न्याय भी है। न्याय का मतलब क्या? जस्टिस का मतलब क्या? जस्टिस का मतलब क्या? और निर्णय का मतलब क्या? इन दोनों की जो रीजनिंग है, जो फिलोसफी है, वो अगर ठीक से समझ में आ गई तो डिक्री अपने और जजमेंट अपने आप में समझ में आ जाएगा। जो न्याय होता है वो क्या होता है? आज के संदर्भ में न्याय का मतलब यही है कि जो पार्टीज हैं उनके जो अधिकार और दायित्व हैं उनका निर्धारण किया गया, वो हो गया न्याय। तो फिर निर्णय क्या हुआ? वो जो निर्धारण किया गया है वो किस आधार पे किया गया है, वो हो गया निर्णय, ठीक है। यानी कौन से कारण थे उस न्याय पर पहुंचने के लिए, जो तय किया गया, जो एडजुडिकेशन किया गया, वो एडजुडिकेशन करने के लिए न्यायालय ने कौन कौन से कारण दिए कि भाई इन आधारों पर ये चीजें हमारे सामने आई और इसके आधार पर हम ये कहते हैं कि भाई ये इसका राइट है और ये इसकी ड्यूटी है। तो जो राइट और ड्यूटी बताए वो क्या है? वो न्याय है, और जिसके आधार पर न्यायालय उस कंक्लूजन पर पहुंच रहा है वो क्या है? वो निर्णय है। इसीलिए जजमेंट में रीजंस फॉर सच डिसीजन वाला जो पार्ट है वो जरूर होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि न्यायालय उस निर्णय पर जो पहुंच रहा है, उस जो दे रहा है, एजुडिकेट कर रहा है, वो किस आधार पर दे रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो बताता है निर्णय। और डिक्री क्या होता है? जब सामूहिक रूप से उसमें उस रीजंस भी आए,
जो कंसाइज फैक्ट्स भी आ जाए, मटेरियल फैक्ट्स भी आ जाए और कंक्लूजन भी आ जाए और ये सारी बातें आ जाए तो वो डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या, डिग्री के लिए आवश्यक है न्याय निर्णय होना चाहिए, कोई एडजुडिकेशन होना चाहिए, और वो एडजुडिकेशन किसके द्वारा किया गया होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरा पॉइंट, वो एडजुडिकेशन किसी सूट और या प्रोसीडिंग्स में होना चाहिए। अब जब सूट की हम बात करते हैं तो सिविल मामलों में सूट जो होगा उसका इंस्टीट्यूशन की जो प्रक्रिया है वो कहां पे बताई गई, उस दिन हमने बताया था सेक्शन 26 का सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि जो वाद होगा, वाद को जो इंस्टीट्यूट किया जाएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा, और वहीं पर जो ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 या 5, 4, ठीक है, ऑर्डर 4 जो है वो बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स का। तो यानी ऑर्डर 4 और सेक्शन 26(1) में जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बात की गई है, यहां पर वो सूट की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या कोई और सूट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सूट तो प्लेंट फाइल करके भी हो सकता है, एप्लीकेशन फाइल करके भी हो सकता है, और रिट पिटीशन भी फाइल करके हो सकता है, वो भी सूट है। ठीक है, लेकिन जब डिक्री के संदर्भ में जो सूट की बात करेंगे तो वो कौन सा सूट आएगा, जो कैसे किया गया हो, जो प्लेंट फाइल करके किया गया हो। ठीक है, जो प्लेंट फाइल करके किया गया हो और जिसके संदर्भ में जो विपक्षी पक्षकार है उसके द्वारा क्या सबमिट किया गया हो, रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट सबमिट किया गया हो, तो यहां पर उस वाले सूट में सूट की बात की जा रही है। ठीक है, प्लेंट कौन प्रस्तुत करेगा, प्लेंटिफ करेगा, सामान्य सी बात है, जो वादी है, जिसको लगता है कि उसके अधिकारों का किसी भी प्रकार से, ठीक है, उसके अधिकारों से उसको वंचित किया गया है, वो अपने अधिकारों की प्राप्त करने के लिए, अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए वो न्यायालय जाएगा और प्लेंट करेगा। ठीक है, और इसके जवाब में जो दूसरा पक्षकार है, जिसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट, जो अपने आप को क्या करेगा, डिफेंड करेगा, अपनी प्रतिरक्षा करेगा कि भाई मैंने आपके इनके वादी के ऐसे अधिकारों का वायलेशन नहीं किया, ऐसे अधिकारों से इनको वंचित नहीं किया है, वो डिफेंडेंट होगा। तो जब प्लेंट फाइल करेगा और रिटन उसका जवाब देगा, तो वो सूट जो बनेगा उस वाले सूट की बात की जा रही है, उस वाले सूट में जो जारी किया जाएगा वो क्या होगा, डिक्री होगा। ठीक है, अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा हमने बताया यहां पे ऑर्डर और भी लिख लेना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा। अब अगली जो महत्वपूर्ण बात, वो उस सूट में होगा क्या। ठीक है, उस सूट में होगा क्या, तो डिटर्मिनेशन होगा। क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा। किसका, डिटर्मिनेशन किसका होगा, जैसा जिनके संदर्भ में सिविल लॉ एप्लीकेबल होता है। क्या सिविल लॉ किसके संदर्भ में एप्लीकेबल होता है, राइट्स एंड लायबिलिटीज या ड्यूटीज के संदर्भ में। तो उस न्यायालय में न्यायालय किसके संदर्भ में करेगा, डिटरमाइन करेगा, निश्चय करेगा, तय करेगा। क्या तय करेगा, किसी के अधिकार तय करेगा और किसी के कर्तव्य या उसकी जिम्मेदारियां या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तय करेगा, उनको बताएगा कि भाई आपकी ये अधिकार है और आपकी ये राइट है, आपका टाइटल है इस प्रॉपर्टी पे, नहीं है, या आपका राइट टू मेंटेनेंस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो जो भी जैसा भी हो, वहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज किसकी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की। ठीक है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की राइट्स एंड लायबिलिटीज को न्यायालय डिटरमाइन करेगा, तय करेगा। ठीक, चौथी महत्वपूर्ण बात क्या, चौथी महत्वपूर्ण बात क्या, कि अब ये जो डिटर्मिनेशन करेगा न्यायालय, वो कैसे करेगा, जो डिटर्मिनेशन न्यायालय इसमें करेगा वो कैसे करेगा, फॉर्मली करेगा। फॉर्मली का मतलब क्या है, कि न्यायालय ऐसे नहीं कह देगा कि भाई जाओ आज से आपका मेंटेनेंस का राइट है, ये आपको इतना पैसा देंगे, जाओ खत्म। वो क्या करेगा, एक ऑर्डर रिटन फॉर्मेट में करेगा, उस पर साइन करेगा, उस पर सील लगाएगा और कहेगा, भेज देगा। ठीक, जब प्रेसिडेंट पढ़ा होगा एज ए सोर्स ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस में,
तो उसमें दो तीन तरह की बातें आती हैं। एक आता है ऑर्बिटर डिक्टा, ठीक है, और एक आता है स्टेट डिसाइज या रेशियो डेसिडाइज जिसको बोलते हैं, निर्णय आधार, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मली की बात की जा रहे हैं, या फॉर्मली में ऑर्बिटर डिक्टा नहीं आएगा, जो बात याद रखनी है आपको, यहां पर ऑर्बिटर डिक्टा की बात नहीं हो रही है। ऑर्बिटर डिक्टा का मतलब न्यायालय ऐसे बहुत कुछ कहता रहता है मामले में, जब कोई मामला उसके सामने आता है ऐसे तो बहुत कुछ कहता रहता है। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कहता है, बहुत पॉल्यूशन है, पराली मत जलाओ, लेकिन जब तक वो रिटन में, ठीक है, लिख के नहीं देगा, फॉर्मली नहीं देगा, तब तक वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता। ऑर्बिटर डिक्टा इन्फोर्सिएबल नहीं होता, और इन्फोर्सिबल क्या होता है, जो मेन बात वो कहता है, जो रिटन फॉर्मेट में करता है। इसीलिए फॉर्मली होना डिग्री का, उसके इफेक्टिव होने के लिए उसका फॉर्मली होना आवश्यक है। और फॉर्मली जब होगा तो एक क्वालिटी और निकल के सामने आ जाएगी। वो क्वालिटी क्या है कि वो क्या होगा, सर्टेन होगा, निश्चित होगा, उसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन का चांसेस नहीं है। मान लो कोर्ट ने कह दिया ओरली कि भाई आज से एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटेनेंस देगा, बाद में जाकर के ए ने कहा आपने गलत सुना था, ये कहा ही नहीं था, कहा मेंटेनेंस की ड्यूटी नहीं है, ये कहा था। तो अनसर्टेनिटी, मैनिपुलेशन के चांसेस हो जाएंगे, तो फिर वो एडजुडिकेशन का है, एडजुडिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, न्याय निर्णय का कोई मतलब ही नहीं है। तो बेसिक बात यहां पर फॉर्मली होगा, फॉर्मली मतलब जैसे एक प्रोसीजर होता है, फॉलो होता है, उसके तहत किया जाएगा। और उस दौरान न्यायालय क्या कह रहा है ये मैटर नहीं करता, वो क्या दे रहा है, क्या पास कर रहा है रिटन फॉर्मेट में, वो मैटर करेगा, ठीक। और अगली महत्वपूर्ण बात इसके संदर्भ में वो है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। ठीक है, यहां पे हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन होता है, ये तीसरा वाला पॉइंट, ठीक। लेकिन ये डिटर्मिनेशन कैसा होगा, कंक्लूसिव होगा। कंक्लूसिव का मतलब क्या होगा, फुली डिटर्मिनेट, फुली डिटरमाइन किया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की संशय नहीं रहेगा। अब ये हो सकता है कि वो क्या करे कि भाई उस मामले में जो इंटरिम जरूरत है, तुरंत जरूरत है, तो उस स्थिति में क्या कर दे, कोई राइट्स एंड ड्यूटीज को तय कर दे, लेकिन वो किस बेसिस पर करे, प्रिलिमिनरी बेसिस पे कर दे, ठीक है। और इसी के आधार पर क्या होता है, जो डिक्री होती है हमारी, वो कई प्रकार की होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री, ठीक है, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे कंसेंट डिक्री, डीम्ड डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी डिक्रीज होती हैं, तो उनको हम समझेंगे। लेकिन कंक्लूसिव डिटरमाइन करने का मतलब क्या है कि भाई उसमें अब कुछ तय करने लायक बचेगा नहीं, जो भी वो तय करेगा, चाहे वो प्रिलिमिनरी बेसिस पे करे और चाहे वो फाइनल बेसिस पर करे, वो उसमें कुछ तय करने लायक बचेगा नहीं। अब इसी से वहां पर सेक्शन में बात की गई कि अगर रिजेक्ट कर देता है प्लेंट को, कौन, कोर्ट अगर प्लेंट को रिजेक्ट कर देता है तो उसको भी डिक्री माना जाएगा, ठीक है। कोर्ट अगर रिजेक्ट कर देता है प्लेंट को तो उसको भी डिक्री माना जाएगा। और इसके अलावा सेक्शन 144 धारा 144 के तहत जो रेस्टिट्यूशन की बात की गई है, उसके तहत अगर कोई आदेश जारी किया गया धारा 144 के तहत, तो वो भी क्या है, वह भी डिक्री की कैटेगरी में आएगा क्या नहीं, डिसमिसल नहीं आएगा, डिसमिसल डिग्री की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अब जो दो एडिशनल बातें ऐड की गई हैं उसको समझ ले, फिर काइंड्स ऑफ डिग्री पे हम समझेंगे। तो इसमें दो एडिशनल बातें कह दी गई डिग्री को, ये बातें तो होंगी ही होंगी, डिग्री होने के लिए ये बातें तो होंगी। इसके अलावा दो एडिशनल बातें कह दी गई कि भाई ये बातें होने के अलावा भी क्या हो सकता है। एक तो बात ये कह दी कि भाई क्या हुआ, रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्यों होता है और कब होता है, यहां से भी एक प्री का क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से रिजेक्शन के ग्राउंड है और कहां पे है, ठीक है। तो इसको भी यहीं पर हम समझ लेते हैं। तो जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगी उसकी बात कहां पे की गई है, उसकी बात की गई है सेक्शन 7 रूल 11 में।
ग्राउंड्स बताए गए हैं कि कौन कौन से आधार पर जो डिक्री है उसको रिजेक्ट किया जाए, और जो रिजेक्शन का ऑर्डर है वो सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 12 में बताया गया है। ठीक है, तो ग्राउंड्स एक तो बात आएगी ग्राउंड्स की कब रिजेक्ट की जाएगी, वो कहां पे बात की गई है, ऑर्डर 7 रूल 11 में। और दूसरी बात आएगी कि रिजेक्शन का ऑर्डर जो जारी किया जाएगा वो कब जारी किया जाएगा, ऑर्डर 7 रूल 12 में। तो यहां पर क्या होगा, जो 6 नंबर पॉइंट हो जाएगा कि ये भी हमारी क्या है, डिक्री है। इसे जो ऑर्डर पास किया जाएगा, ये जो ऑर्डर पास किया जाएगा, ऑर्डर कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर 7 रूल 12 के अंतर्गत जो आदेश न्यायालय जारी करेगा वो भी डिक्री की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब रिजेक्शन और डिसमिसल में अंतर क्या होता है, बेसिक पहली बात तो ये। और जब डिसमिसल का मतलब कि न्यायालय ने सुना, देखा, उसके बाद देखने के बाद उसको लगा कि भाई प्लेंट में कुछ दम नहीं है, इसमें सारी जो कोर्ट फीस प्रॉपर है, सारे जो है रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो पूरे किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी ये जो प्लेंट की गई, इस प्लेंट में कोई दम नहीं है, उसमें कुछ तय करने लायक है ही नहीं। ठीक है, तो उस स्थिति में डिसमिस कर देगा, और जो डिसमिस होगा वो क्या है, वो डिक्री नहीं है, उसको बता दिया गया। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिजेक्शन और डिक्री डिसमिसल दोनों में ध्यान रखना, रिजेक्शन को डिक्री माना गया है लेकिन डिसमिसल को डिक्री नहीं माना गया है। अब रिजेक्शन कौन कौन से ग्राउंड पर होगा, जनरली जब देखोगे ऑर्डर 7 रूल 11 में तो कई ग्राउंड उसमें बताया गया। पहला ग्राउंड ये बताया गया है कि वेयर नो कॉज ऑफ एक्शन, जहां पर प्लेंट को प्रस्तुत की गई है और उस प्लेंट में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि भाई उस विवाद का कोई कारण ही नहीं दर्शित हो रहा है उस प्लेंट में, तो क्या होगा, तो उस स्थिति में वो रिजेक्ट कर देगा। पहली चीज क्या होगा, नो कॉज ऑफ एक्शन। नो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या, कि जिसके आधार पर कोई इश्यू बनाया जा सके, जिसके आधार पर इश्यूज फ्रेम किए जा सके। ठीक है, उसमें सारी बातें तो कही गई, लेकिन विवाद की जड़ क्या है, विवाद की विषय वस्तु क्या है, कोई कारण ही नहीं मिल रहा है उस स्थिति में। दूसरा, जब वो क्या है, जो क्लेम किया गया है वो क्लेम क्या है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है, जो दावा किया गया है उस प्लेंट में वो दावा प्रॉपर नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, जहां वो प्रॉपर स्टैंप पे नहीं किया गया है, ठीक है, प्रॉपर स्टैंप पे नहीं किया गया है, वहां भी रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रतियों में जो डुप्लीकेट में फाइल करना चाहिए, है ना, डुप्लीकेट में फाइल होना चाहिए, डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया गया है, 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है। ठीक है, ऑर्डर 9 के जो कंसिक्वेंसेस हैं, ठीक है, उनको ठीक से फॉलो नहीं किया गया है। मतलब जो रिक्वायरमेंट है ऑर्डर 9 के तहत, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट को ठीक से फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, ऑर्डर जो 9 के रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को ठीक से फॉलो नहीं किया गया है। तो ये कुछ परिस्थितियां वहां पे बताई गई हैं। ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 11 में कि उन स्थितियों में क्या किया जा सकता है, उस डिक्री को रिजेक्ट किया जा सकता है। और जब इन आधारों पर डिक्री को रिजेक्ट किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जो प्लेंट है वो रिजेक्ट की जाएगी, तो क्या हो जाएगी, वो डिक्री में कन्वर्ट हो जाएगी, डिक्री बन जाएगी। ठीक, अब अगली महत्वपूर्ण बात, वो सारे ग्राउंड वहां लिखे होंगे, देख लेना उसमें। सर अगर प्लेंट कोई मतलब डिसमिस किया जाए तो डिक्री ना ले जाए, प्लेंट को डिसमिस किया जाएगा, वो डिक्री के कैटेगरी नहीं आएगी, जैसे डेफिनेशन में कहा। ठीक है, वो डिक्री नहीं होगा। रिजेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। तो 6 में क्या हो गया, ऑर्डर 7 रूल 2 के तहत जो क्या किया गया है, रिजेक्शन ऑर्डर जारी किया गया है। किसके रिजेक्शन का, रिजेक्शन ऑर्डर ऑफ प्लेंट, वो क्या है, वो डिक्री है।
दूसरी बात, एनी ऑर्डर इशूड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 144 सीपीसी, ठीक है, धारा 144 के तहत कोई आदेश जारी किया गया है, जो ऑर्डर है वो जारी किया गया है किसके अंतर्गत, सेक्शन 144। अब सेक्शन 144 कहती क्या है, धारा 144 ये कहती है सीपीसी की कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 ये कहती है कि अगर किसी वाद में कुछ न्यायालय ने कुछ डिसाइड किया, अब बाद में अपील उसने कर दी और अपील में वो क्या हो गया, जो आदेश दिया गया था वो पलट गया और पहले वाले आदेश के आधार पर किसी ने कुछ प्राप्त कर लिया है, तो वो क्या करे, बाद वाला जजमेंट आने के बाद वो उसको क्या करे, रेस्टिट्यूट करे, यानी वो जो उसने प्राप्त किया था वो उसको वापस कर दे। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, अब पहले वाले कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उसके फेवर में आ गया, बाद में उसने अपील की, ए के फेवर में आ गया, बाद में बी ने अपील की तो वो बी के फेवर में आ गया। तो ए ने जो चीज प्राप्त की है उसको रेस्टिट्यूट करने के लिए उसको आदेश जारी किया जाएगा कि भाई वो बी को वापस कर दे, उसका रेस्टिट्यूशन कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, जहां वो थी वहां पर उसको पहुंचा दे, ठीक है। तो इसके लिए अगर धारा 144 के तहत कोई आदेश जारी किया जाता है तो उसको भी डिग्री की कैटेगरी में आएगी और डिग्री माना जाएगा। अब जब उसमें बात करेंगे सेक्शन में ही, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया भाई, कौन कौन सी चीजों को डिग्री नहीं माना गया है, जब उसमें देखोगे तो क्या क्या लिखा गया है भाई, पढ़ो पढ़ो क्या है, एनी एजुकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज और अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, और दूसरा क्या कहा गया कि एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो डिसमिस किया गया, इसको भी लिख लेना क्या नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है। तो कौन क्या नहीं है, पहला जहां पर अपील की बात आई, क्या अपील की क्या बात आई, ठीक है, जहां पर अपील हो सकती हो, अपील फ्रॉम, और दूसरा डिसमिसल फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें नहीं आएगी डिग्री पे कैटेगरी में, नहीं आएगी, बाकी उतनी चीजें डिग्री में आएंगी जैसा कि डेफिनेशन कहा गया। अब एक बात और आती है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है, आर्बिट्रल अवार्ड समझ रहे हो, एडीआर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत जो आर्बिट्रेशन के बाद क्या किया जाता है, समझौता के बाद, मध्यस्थता कराने के बाद जो आदेश जारी किया जाता है उसको आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। पंचायत, क्या वो डिग्री की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसकी तो बात यहां पर की नहीं गई, डायरेक्टली तो कोई बात आई नहीं है, और अगर इनडायरेक्टली आर्बिट्रल अवार्ड इन कैटेगरीज में आ रहा है तो इसका मतलब वो आएगा, ठीक। अब इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा क्या, हमको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ डिग्री, और टाइप्स ऑफ डिग्री में एक तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, ये वाली बात हमको समझ में आ जाएगी और क्लियर हो जाएगी, और दूसरा एक टर्म अक्सर प्रयोग किया जाता है, ये वाली जो बात आई है, ये वाले दो एडिशनल पॉइंट्स जो आए हैं, ये वाले इनको डिग्री तो माना गया है सेक्शन 2 के 2 में, लेकिन ये अपने तरह की डिग्री है, अलग तरह की डिग्री है, और इसके लिए टर्म प्रयोग किया जाता है डीम्ड डिग्री का। इसके लिए जो टर्म प्रयोग किया जाएगा डीम्ड डिग्री का, जो टाइप्स ऑफ ए डिग्री है, ठीक है। जो डिग्री तो नहीं है, लेकिन जो विधायिका है वह अपेक्षा करती है कि इसको डिग्री माना जाए, और विधायिका अपेक्षा कर रही है, इसीलिए वहां पर सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में इसको लिख दिया गया, क्योंकि विधायिका अपेक्षा कर रही है, लेकिन एक्चुअल अर्थों में जो डिग्री है वो यही तक है, 5 पॉइंट तक, लेकिन इसके बाद जो है वो डिग्री
विधायिका ने जबरदस्ती ठोक दिया कि भाई आप भी इसको डिक्री समझो, तो वो डीम्ड डिक्री है। डीम्ड डिक्री मतलब जो देखने में तो डिक्री नहीं है लेकिन एक्चुअल में वो डिक्री मानी जा रही है, क्योंकि विधायिका ऐसी, लेजिस्लेचर ऐसा इंटेंशन बना रहा है कि भाई हाँ ऐसे को माना जाए। ठीक, तो अब जो एक क्वेश्चन हमने पूछा, क्वेश्चन यही था कि क्या आर्बिट्रल अवार्ड्स को डिक्री की कैटेगरी में रखा जाए या ना रखा जाए। तो एक होती है कंसेंट डिक्री। जब ऐसे हम देखेंगे तो डिक्री बेसिकली 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला प्रिलिमिनरी डिक्री, जिसमें क्या किया जाए, प्रारंभिक रूप से अधिकार और दायित्वों को तय कर दिया जाए, डिटरमाइन कर दिया जाए। दूसरा फाइनल डिक्री, जिसमें क्या है कि प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद अगर कोई प्रोसीडिंग्स उसमें होने की संभावना होती है, होने की संभावना का मतलब कोई प्रोसीडिंग्स आगे होती है, कोई जुडिशरी कोई एक्शन लेती है, तो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। और जब उसके बाद कोई एक्शन होने की संभावना नहीं रहती है तो वो फाइनल डिक्री हो जाती है। मतलब क्या कि अगर कोई पोजीशन है, ठीक है, किसी के कब्जे में है, अब कोर्ट ने, दूसरे व्यक्ति ने ये ऑब्जेक्शन किया कि भाई वो उसकी पोजीशन में है, उस पर स्टे कर दिया जाए, मतलब वो किसी के कब्जे में ना रहे जब तक कि फाइनली मामले का डिस्पोजल नहीं हो जाता। तो उसमें अगर आदेश जारी करेगा तो कैसा आदेश होगा? वो प्रिलिमिनरी होगा कि भाई अभी आपका अधिकार नहीं है, आप उस पर जब तक, और जब वो फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि भाई वो ए की है या बी की है, तो वो क्या हो जाएगी? वो फाइनल डिक्री हो जाएगी। तो डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकती है जब कुछ अधिकार तय किए गए और कुछ अधिकार अभी तय किए जाने बाकी है, तो प्रिलिमिनरी होगी। यानी या यूं कह लें कि कुछ अधिकार तय हो गए हैं और अभी कुछ कार्रवाई बाकी है आगे, तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री होगी। और जब कोई कार्रवाई आगे ना बाकी रह जाए, ठीक है, तो वो फाइनल डिक्री हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। ठीक है, उसको समझेंगे अभी। और चौथा प्रकार इसका किसका? डीम्ड डिक्री का, जो वास्तविक अर्थों में तो डिक्री नहीं है लेकिन विधायिका ये अपेक्षा कर रही है कि इसको डिक्री माना जाए। इसमें 2 कैटेगरी की डिक्री आएगी। ऑर्डर 7 रूल 12 के तहत जो रिजेक्शन ऑर्डर जारी किया गया है और ऑर्डर 144 सेक्शन 144 के तहत जो आदेश जारी किया गया है वो। ठीक, उसके बाद एक तीसरी प्रकार की डिक्री आती है जिसको बोलते हैं कंसेंट डिक्री। दोनों पार्टीज ने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके वो न्यायालय पहुंचे कि भाई आप इसको यहां पे खत्म किया जाए, हम लोगों ने आपस में समझ लिया है। और उसके आधार पर न्यायालय कोई डिक्री पास कर दे उस कंसेंट के आधार पर, उस समझौते के आधार पर, उस कंप्रोमाइज के आधार पर, तो उसको बोलते हैं क्या? कंसेंट डिक्री। अब आ जाओ जो क्वेश्चन हमने पूछा था। क्वेश्चन हमने कहा था कि क्या आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो डिक्री है? आर्बिट्रल अवार्ड में क्या होता है? मध्यस्थता करा के ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। इसको बोले एक प्रकार से समझौता ही तो कराया जाता है। तो जब कंसेंट डिक्री हो सकती है तो आर्बिट्रल अवार्ड भी डिक्री हो सकता है। ठीक है, तो आर्बिट्रल अवार्ड भी डिक्री है, ऐसा एक केस में कहा गया था। केस का नाम लिखना चाहो, लिख लो, 2016 का जजमेंट है, इंपॉर्टेंट। क्या? इक्विपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ठीक है, इक्विपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड लिख दें, इक्विपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इक्विपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस, ठीक है, इक्विपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ख्योदा अपिक। कब का केस है? 2016 का जजमेंट है। इसमें क्या कहा गया कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो क्या है? कहा इसमें क्या गया था? एक्चुअल बात जो कही गई थी वो इसमें कहा गया कि आर्बिट्रल अवार्ड डिक्री नहीं है, लेकिन ये कैसी डिक्री है? ये डीम्ड टू बी डिक्री है। इसका मतलब डिक्री है। ठीक है,
तो ये जो डीम्ड डिग्री वाली हम बात पढ़ रहे थे, ये दोनों हमारी डीम्ड डिग्री है। तो एक और आर्बिट्रल अवार्ड भी हमारी डीम्ड डिग्री है, इसको भी आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि डीम्ड डिग्री पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है मेंस वगैरह कि डीम्ड डिग्री होती क्या है, और इसके संदर्भ में खोजोगे तो बस यही मिलेगा। अगर कहीं मिल भी जाएगा कि ये डीम्ड डिग्री के एग्जांपल है तो है, बहुत रेयर मिलेगा कि ये है डीम्ड डिग्री के एग्जांपल। तो एक डीम्ड डिग्री का एग्जांपल और जो केस लॉ के थ्रू आया वो क्या, आर्बिट्रल अवार्ड, और इस वाले केस में कहा गया वो डिग्री तो नहीं है लेकिन डीम्ड डिग्री है, उसको डिग्री माना जाए। ठीक है, वो डीम्ड डिग्री की कैटेगरी में आएगी। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण बात और कर लेते हैं कि अगर मान लो कोई प्लेंट फाइल की गई, तो रिजेक्शन तो इन ग्राउंड्स पे हो जाएगा भाई, ये चीजें हैं। अगर कोई प्लेंट फाइल की गई और उस प्लेंट में प्रॉपर एविडेंस नहीं है, या यूं कह लें लैक ऑफ एविडेंस है, तो क्या उस स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, डिसमिस करता है, डिसमिसल करता है ना। वो डिसमिसल क्या डिक्री माना जाए या ना माना जाए, तो यहां पर तो हमने कहा डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट वो डिक्री नहीं है। दो प्रकार के डिसमिसल की बात की जा रही है, तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट और दूसरा डिसमिसल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्यों के कमी के कारण उसको डिसमिस कर दिया गया। आएगा सर, ये डिग्री में आएगा। साक्ष्यों के कमी के कारण जो डिसमिसल होगा वो क्या डिग्री में आएगा, क्योंकि डिसमिसल टर्म लिखा है, डिसमिसल टर्म लिखने से मतलब सारे डिसमिसल नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो एक डिसीजन था 1957 का, एक केस था, उस केस में ये बात कही गई थी कि डिसीजन डिसमिसिंग सूट्स फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ ऑफ डिस्पोजल ऑफ ऑल मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, ठीक है, इज अ डिक्री। वो क्या है, वो डिक्री है। ठीक है, डिसमिसल होगा अगर ड्यू टू कैसे होगा, लैक ऑफ एविडेंसेस हो रहा है तो वो डिक्री माना जाएगा। ऐसा एक केस में कहा गया था, केस को लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो वो डिक्री में आया। यस, मैटर में यही। ठीक है, तो अब इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ डिक्री की। टाइप्स ऑफ डिक्री हालांकि बात कर ली, बस थोड़ी सी बात करनी है टाइप्स ऑफ डिक्री में। चलो केसेस लिख लो, अच्छा इसमें कुछ एक दो कुछ केसेस लिख लो, ये पॉइंट लिखोगे ना, तो ये मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, तो एक दो केसेस तो पता ही होने चाहिए कि क्या है। तो पहली चीज इसमें क्या आया था, एडजुडिकेशन, है ना। तो एडजुडिकेशन वाले पार्ट में केस का नाम लिख लो, मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी। मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी, AIR 1983 का केस था। ठीक है, मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी 1983 का, AIR देवी, हंसुबाला देवी 1983 का केस था। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं किया गया है, ठीक है, अगर कोई जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है, इफ देयर इज नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन देयर इज नो डिग्री। ठीक है, ये वाली बात इस वाले केस में कहा गया था। कौन सा केस था, मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी। क्या कहा गया कि भाई इफ देयर इज नो जुडिशियल एडजुडिकेशन या नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन देयर इज नो डिक्री। ठीक है, ये वाली बात जो हमने बताई थी कि एडजुडिकेशन होना चाहिए, जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए या जुडिशियल एडजुडिकेशन होना चाहिए, ये वाली बात इसमें कही गई। जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए।
अगली जो बात हमने की थी वो की थी किसमें होना चाहिए, सूट और प्रोसीडिंग्स में होना चाहिए। सूट और प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें तो केस था पांडुरंग वर्सेस शांति बाई AIR 1989। 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 इसमें क्या कहा गया कि सूट का यहां जो मतलब है वो बेसिक मतलब है कि जो सूट प्लेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है। उसको बहुत ही लिमिटेड कर दिया कि भाई जो प्लेंट के द्वारा आया है, जैसे हमने बताया था ना, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, तो अपील कोई एप्लीकेशन की गई है, कोई रिट पिटीशन की गई है, तो वो यहाँ पर बात नहीं आएगी, ठीक है। तो यही वाली बात पांडुरंग वर्सेस शांतिबाई के केस में कही। एक केस और लिख लो, बस केस का नाम लिख लो श्री जीव वर्सेस दांडी स्वामी जगन्नाथ आश्रम। श्री जीव वर्सेस दांडी स्वामी जगन्नाथ आश्रम। इसमें बेसिकली वही बात कही गई, क्या कहा गया कि जो एडजुडिकेशन किया गया है, ये वाली बात इस वाले पार्ट में, जो श्रीजीव वर्सेस दांडी स्वामी, क्या लिखा, श्रीजीव वर्सेस दांडी स्वामी जगन्नाथ आश्रम। श्रीजीव वर्सेस दांडी स्वामी जगन्नाथ आश्रम के बारे में कहा गया कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन जरूर होना चाहिए डिक्री होने के लिए। डिक्री होने के लिए क्या होना चाहिए, कंक्लूसिव उड़ता है उसका निश्चय जरूर होना चाहिए, कुछ पूर्णतः तय किया जाना आवश्यक होता है। ये वाली बात इसमें कही गई थी, श्रीजीव वर्सेस दांडी स्वामी जगन्नाथ आश्रम। अब हम बात करते हैं अगली कि टाइप्स ऑफ डिक्री की। तो टाइप्स ऑफ डिक्री जैसा हमने बताया 6 प्रकार की डिक्री होती है। पहली प्रिलिमिनरी डिक्री, दूसरा फाइनल डिक्री, और तीसरा पार्टली फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, ठीक है। उसके बाद डीम्ड डिक्री, चौथी, और पांचवी कंसेंट डिक्री, और छठी एक्स पार्टी डिक्री, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिक्री